आपने कभी सोचा है कि हमारी भाषाएं हमारे इतिहास और संस्कृति को कैसे सहेज कर रखती हैं? भारत में ऐसी कई भाषाएं हैं जो सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और हमारे इतिहास की गहरी निशानियां भी है। हर भाषा अपने साथ ढेर सारी कहानियां और हमारे अतीत का एक टुकड़ा लेकर आती है, लेकिन इनमें से कुछ भाषाएं इतनी पुरानी और खास हैं कि इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब ये सिर्फ कुछ शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति की असली पहचान भी है। हाल ही में भारत सरकार ने 5 नई भाषाओं मराठी, असमिया, पाली, प्राकृत और बांग्ला को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। तो चलिए इन 5 अनमोल भाषाओं की यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे अपने अपने क्षेत्रों में साहित्य और संस्कृति को समृद्ध कर रही हैं और समय के साथ इनका विकास कैसे हुआ। प्राकृत भाषाएं मध्य इंडो आर्यन भाषाएं हैं, जिनका उद्भव प्राचीन शिलालेखों, साहित्यिक रचनाओं और व्याकरणज्ञों के विवरणों से हुआ है। ये भाषाएं संस्कृत से संबंधित हैं, लेकिन इनके बीच कई महत्वपूर्ण अंतर भी है। प्राकृत की एक विशेषता ये है कि ये सामान्य जन की बोलचाल की भाषा थी, जो बिना किसी व्याकरणिक साज सज्जा के अस्तित्व में थी। इसे ए.एल. भाषम ने एक महत्वपूर्ण भाषाई वर्ग के रूप में माना है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में काफी समृद्ध है। प्राकृत का नाम संस्कृत के प्रकृति से लिया गया है, जिसका अर्थ मूल तत्व या स्रोत है, जो दर्शाता है कि ये भाषाएं कैसे संस्कृत से विकसित हुई। प्राकृत भाषा ने भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें कर्पूर मंजरी जैसे नाटकों के साथ साथ बृहद कथा जैसी खोई हुई रचनाएं शामिल हैं, जो बाद में अन्य रचनाओं का आधार बनी। प्राकृत का उपयोग अशोक के शिलालेखों में भी हुआ, जो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। प्राकृत के विभिन्न उपभाषाएं जैसे मगधी, अर्धमगधी और शौरसेनी इसकी विविधता को दर्शाती है। ये भाषा निम्न श्रेणी के लोगों की भाषा थी, जो इसे एक समावेशी तत्व बनाती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग नाटकों में भी किया गया, जिसमें विभिन्न पात्रों के लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग निर्धारित किया गया। प्राकृत भाषाएं विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी और उनके विभिन्न रूपों का उपयोग किया जाता था। ये विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित थी। उदाहरण के लिए बौद्ध और जैन परंपराओं में प्राकृत का प्रयोग अधिक किया गया, जबकि संस्कृत मुख्य रूप से उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों द्वारा प्रयोग की जाती थी। इस प्रकार प्राकृत भाषाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। प्राकृत साहित्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उभरे, जैसे दंडी और कालिदास। दंडी की काव्यालंकार और कालिदास के नाटक जैसे शकुंतला और विक्रमोर्वशीयम प्राकृत भाषाओं में उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। हमारी अगली शास्त्रीय भाषा है पाली। पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से है और इसका महत्व उसके धार्मिक साहित्य में देखा जा सकता है। पाली में लिखा गया त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है, जो बौद्ध शिक्षाओं का संकलन है। इस भाषा का उद्भव भारत के प्राचीन मगध क्षेत्र में हुआ और ये भाषा बौद्ध भिक्षुओं और उनके अनुयायियों के बीच प्रसिद्ध हुई। पाली भाषा ने श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी अपनी पैठ बनाई। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार में इस भाषा का योगदान अविस्मरणीय है और ये आज भी बौद्ध धार्मिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले सहस्त्राब्दी में पाली साहित्य में 2 मुख्य प्रकार की रचनाएं थी, इतिहास और टिप्पणियां। इतिहास में दीपवंश और महावंश जैसी किताबें आती हैं, जो भारत और श्रीलंका में बौद्ध धर्म की घटनाओं को कविता के रूप में बताती हैं। अब टिप्पणियों की बात करें तो इनमें बौद्ध घोषा के लेख शामिल हैं। उन्होंने विशुद्धिमग्ग नाम की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी, जिसमें पाली कैनन पर कई उपयोगी टिप्पणियां भी दी गई हैं। तो ये सभी रचनाएं बौद्ध धर्म के ज्ञान और इतिहास को समझने में मदद करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी शास्त्रीय भाषा मराठी की तरफ। मराठी भाषा की उत्पत्ति एक समृद्ध भाषा विकास यात्रा है, जो प्राचीन भारत की महाराष्ट्रीय प्राकृत से जुड़ी है। मराठी भाषा की जड़ें 2500 साल पुरानी हैं।
ये प्राचीन मराठी, महाराष्ट्र प्राकृत और अपभ्रंश जैसी भाषाओं से विकसित हुई है। इसका सबसे पुराना ज्ञात लेख नाने घाट लेख लगभग 2200 साल पहले का है, जिसमें महारथिनो शब्द का जिक्र है जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। मराठी में सबसे पुरानी साहित्यिक रचना गाथा सप्तशती है जो लगभग 2000 साल पुरानी है और ये शुरुआती मराठी कविता की समृद्धि को भी दर्शाती है। संत ज्ञानेश्वर और नामदेव जैसे संत कवियों ने 13वीं शताब्दी में मराठी में साहित्यिक कृतियां लिखी, जिससे मराठी की साहित्यिक नींव मजबूत हुई। मराठी साहित्य में संत तुकाराम के भजनों से लेकर V.S. खांडेकर जैसे समकालीन लेखकों की रचनाओं तक विविध काव्य, नाटक और ऐतिहासिक महाकाव्य शामिल है। मराठी सिनेमा भी इस भाषा की गहराई और सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है और इसे वैश्विक स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाता है। लगभग 80 मिलियन लोग मराठी बोलते हैं, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, जहां ये आधिकारिक भाषा है। गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और प्रवासी समुदायों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और मॉरिशस में भी मराठी बोलने वाले लोग हैं जो इसे एक वैश्विक भाषा बनाते हैं। मराठी सांस्कृतिक धरोहर का मुख्य हिस्सा है और इसके विकास में महाराष्ट्र सरकार के शैक्षिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगली शास्त्रीय भाषा है असमिया। असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को विशेष मान्यता प्राप्त हुई है। यह दर्जा पाने के लिए असम साहित्य सभा के तहत पुरातत्वविदों, भाषाविदों और साहित्यकारों की एक समिति बनाई गई थी, जिसने भाषा के प्राचीन शिलालेख, श्रोताओं की पीढ़ियों द्वारा संजोई गई धरोहर और 5वीं शताब्दी की भूमि दान पट्टिका व 8वीं शताब्दी की चर्या पद जैसे प्रमाण प्रस्तुत किए। भाषा हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है, खासकर हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाने में। चलिए ऐसे में असमिया भाषा और असमिया लोगों की धरोहर के बारे में जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि इसकी जड़ें संस्कृत में हैं और ये मगधी अपभ्रंश से विकसित होकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक का समृद्ध इतिहास रखती है। असमिया का इतिहास जटिल है, लेकिन इसे समझना बहुत दिलचस्प है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी शुरुआत कई भाषाई प्रभावों से हुई। जैसे आपको पता है कथा गुरुचरित जैसे पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा प्राच्य अपभ्रंश ने असमिया पर काफी प्रभाव डाला जब ये असम घाटी में आया और फिर असमिया का रूप ले लिया। अब अगर हम इसके इतिहास के एक महत्वपूर्ण पल की बात करें तो वो है 1949 से 1960 का भाषा आंदोलन। इस समय असमिया को असम की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, जो इसके विकास के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। चलिए असमिया की साहित्यिक परंपरा को भी समझते हैं। इसे 5 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। पहला, आकारात्मक चरण। इस समय बौद्ध चौर्य पदों और प्रारंभिक संस्कृत साहित्य के रहस्यमय छंद लिखे गए। दूसरा है पूर्व विष्णुवादिता साहित्य 1300 से 1550 ईस्वी। इस चरण में हमें सरस्वती और माधव कंदाली जैसे कवियों की रचनाएं सामने आई है। तीसरा, संकरी या विष्णुवादिता साहित्य का युग, जो 1550 से 1650 ईस्वी के बीच था। इस दौर में असमिया भाषा ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। तीसरा, शंकर देव के बाद का युग, जो 1650 से 1850 ईस्वी का था। इस समय बुरानजी यानी अहोम दरबार के ऐतिहासिक ग्रंथ और आधुनिक असमिया लेखन का विकास हुआ। पांचवा, समकालीन युग 1830 से अब तक का। यहाँ मानक असमिया का विकास हुआ और नाटकों और उपन्यासों जैसी नई शैलियां भी उभरी, जो दिखाती हैं कि ये भाषा कितनी लचीली और प्रासंगिक है। अब असमिया को शास्त्रीय दर्जा मिलना इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल इसकी समृद्ध साहित्यिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को पहचानता है, बल्कि ये भारत की अन्य भाषाओं के बीच इसे और भी प्रमुख बनाता है। अब आखिरी भाषा है बांग्ला भाषा। बांग्ला भाषा की उत्पत्ति 900 से 1000 ईस्वी के बीच एक नई इंडो आर्यन भाषा के रूप में हुई। यह मगधी प्राकृत के 2 चरणों से विकसित हुई और 14वीं शताब्दी तक इसमें असमिया के साथ कोई खास भिन्नता नहीं थी। प्राचीन बांग्ला का पहला उदाहरण चाया पद में मिलता है। बांग्ला भाषा का विकास 3 ऐतिहासिक चरणों में हुआ: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन बांग्ला में जटिल व्यंजन समूह सरल बने, जबकि मध्यकालीन बांग्ला में व्याकरणिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आधुनिक बांग्ला में विभिन्न विदेशी भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है।
बांग्ला साहित्य में महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं की गई हैं, जैसे रामायण और महाभारत के अनुवाद। 19वीं सदी में रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे लेखकों ने इसे समृद्ध किया। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ जैसे काम बांग्ला साहित्य की पहचान बने। 20वीं सदी में बांग्ला भाषा ने एक लिखित साहित्यिक माध्यम के रूप में पहचान बनाई। बांग्ला भाषा बांग्लादेश की राज्य भाषा है और भारतीय संविधान में सूचीबद्ध 18 भाषाओं में से एक है। ये त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक भाषा भी है और वर्तमान में इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 230 मिलियन है। बांग्ला भाषा के विकास में रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे प्रमुख व्यक्तित्व शामिल हैं। इन साहित्यकारों ने बांग्ला को एक समृद्ध साहित्यिक धरोहर दी है और इसे वैश्विक पहचान भी दिलाई है। बांग्ला भाषा न केवल संवाद का साधन है, बल्कि ये बंगाली पहचान और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इसकी समृद्धि और विविधता इसे अद्वितीय बनाती है और ये सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को व्यक्त करने का माध्यम है। इसने न केवल बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया, बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना को भी प्रभावित किया है। इन 5 भाषाओं का भारतीय संस्कृति, साहित्य और इतिहास में अतुलनीय योगदान है। ये भाषाएं भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर देती हैं और हमारी सांस्कृतिक विविधता को सजीव बनाती हैं। इनका संरक्षण और विकास भारतीय धरोहर को और भी सशक्त बनाता है।